आप भी सुन पा रहे हैं बच्चे? Yes, sir. जो आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ लिया था? हमने प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड पढ़ा था क्या लास्ट टाइम? प्रेशर लिख लो, प्रेशर इन एन एक्सेलरेटेड कंटेनर। लिख लिया भाई? Yes, sir. अच्छा जी। सर आप बोल रहे हो क्या? हाँ, अब आ रही है आवाज भाई? हेलो? Yes, sir. अब आ रही है. अच्छा, अब आ रही है। ठीक है, तो ये जो कंटेनर हमने ड्रॉ किया है इसका एक्सेलरेशन लिख लेते हैं ए। ये वैसे तो वेक्टर लगा देना चाहिए बट हॉरिजॉन्टल है, ये मान लेते हैं। तो जब इस तरीके से कोई कंटेनर एक्सेलरेट करेगा तो लिक्विड इस तरह की सरफेस बना लेगा। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी समझते हैं, और ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी इसको भी देखते हैं ना। पहले ड्रॉ कर लो उसको।
कर लिया, ड्रॉ कर लिया सबने? ठीक है। अब एक बात समझना, देखो कि जब भी कोई फ्री सरफेस होती है हमारे पास, तो उस पर प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है ना। जब भी कोई सरफेस फ्री होगी, तो जब ये नहीं चलता था कंटेनर, तो ये हॉरिजॉन्टल होती थी सरफेस और हर जगह प्रेशर कितना होता था? एटमॉस्फेरिक। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ भी पी एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे भी। मैं अलग अलग पॉइंट लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 है हमारा, यहाँ कोई बीच में 2 बना देते हैं और यहाँ एक 3 बना देते हैं ना। तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट 3, और ये सब किसके बराबर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये लिख लो। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं हम। यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो इस तरह से, और ये सिलेंडर ऑब्वियसली किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है ना। तो इस सिलेंडर में यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो है P3, और यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो है P1 प्लस एच रो जी। एच क्या है? ये है, ड्रॉ कर लो एक बार इसको। यहाँ से P1 तो प्रेशर यहाँ है, इससे नीचे आएंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P1 प्लस एच रो जी। ऑब्वियसली कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? यहाँ वाला प्रेशर, प्रेशर एट द रियर, और प्रेशर एट द फ्रंट। कहाँ वाला प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? गेस करो। अच्छा, प्रेशर 1 प्लस एच रो जी वाला। हाँ, ये ज्यादा होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है हमारा, इसमें भरा हुआ पानी आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो पीछे फोर्स ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखना चाहिए हमें। अब नेट फोर्स कितना है? तो ये है P1 प्लस एच रो जी माइनस P3 टाइम्स इसका कुछ एरिया मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इक्वल टू एम। एम कितना लिखें? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इनटू इस वाली लेंथ को एल कह देते हैं, तो ए एल तो हो गया वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये हो गया मास, इनटू छोटा ए लिख देते हैं। एक बार देख लो अच्छे से इक्वेशन को। अच्छा, P1 और P3 सेम है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो P1 P3 तो कट जाएगा, तो और यहाँ से A से A भी चला जाएगा, तो आपके पास आएगा एच रो जी इक्वल टू एल रो ए। ठीक है जी। तो अब आपके पास कितना आ गया? H बाई एल इक्वल टू A बाई जी। अच्छा, अब इस ट्राइंगल के हिसाब से देखना, तो इस ट्राइंगल में ये H है और ये L है, तो अगर मैं H बाई एल को tan थीटा लिखूं तो चल सकता है। तो आज से ये हमारी इक्वेशन हो गई, tan थीटा इक्वल टू A बाई जी। समझ लेंगे एक बार अच्छे से। इसमें याद रखने वाली बात क्या है वो देख लेते हैं, कि जब भी कोई कंटेनर किसी एक्सेलरेशन ए से हॉरिजॉन्टली चलेगा, तो उसकी फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना लेगी। दैट एंगल इज गिवन बाय द रिलेशन tan थीटा इक्वल टू A बाई जी, है ना, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ A बाई जी। याद रखेंगे। ठीक है। फ्री सरफेस मतलब टॉप लेयर। हाँ बिल्कुल सूर्य, सही, बिल्कुल सही बात है। फ्री सरफेस का मतलब टॉप लेयर, मतलब जिसके ऊपर एयर आ जाए वो फ्री सरफेस हो गई, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी और बातें होती है सीखने वाली, है ना, बट धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे, जैसे जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे हम लोग। कि आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारा फ्लूइड है वो एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल रहा है जिसमें इधर भी एक्सेलरेशन है और इधर भी एक्सेलरेशन है, इधर ए है इधर जी है। तो आप बिल्कुल इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि जब हमने फ्लूइड प्रेशर डिराइव किया था,
तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता था डेप्थ के साथ। अब आप इसको इमेजिन कर लो कि हमारा फ्लूइड प्रेशर जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है विड्थ के साथ। मतलब इसको इस तरह से सोचो कि यहाँ प्रेशर अगर P है, मैं यहाँ से इधर चलता हूँ तो मैं कितना आया, मान लो यहाँ से x पीछे आया इधर, ठीक है ना। तो यहाँ जो प्रेशर चेंज होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे प्रेशर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा P प्लस एक्स रो ए। ध्यान देना मैंने G नहीं लिखा, A लिखा है, क्योंकि जो A एक्सेलरेशन है इसके ऑपोजिट जा रहा हूँ मैं, है ना। जब मैं G इधर लग रहा होता है ना, तो G के डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा प्रेशर जो होगा, है ना, वो उस तरीके से चेंज होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ एक सूडो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो उस फोर्स के डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो प्रेशर चेंज होता है। तो यहाँ पे आएगा एक्स रो ए। इस लॉजिक से अगर आप यहाँ पहुंच जाओ, देखो इस जगह पे, तो यहाँ प्रेशर कितना होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए, इस पॉइंट पे प्रेशर होना चाहिए P प्लस एक्स रो एल। मानते हो इस बात को, P प्लस एक्स रो एल, एक्स तो सॉरी एल रो ए, है ना, एल एक्स की जगह एल आ जाएगा, एल रो ए होना चाहिए। अच्छा, अभी भी हमने एच बाई एल इक्वल टू क्या लिखा था, ए बाई जी। तो मैं यहाँ से एल की जगह जी एच बाई ए लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास P प्लस एच रो जी आ जाएगा कि नहीं, देखो। और P ध्यान देना कितना है, ये जो P है ये P एटमॉस्फेरिक के बराबर है। हाँ, तो फिर से वही प्रेशर आ जाएगा कि अगर हमने यहाँ पे प्रेशर लिया होता तो यहाँ भी प्रेशर P यानी P एटमॉस्फेरिक होता, और मैं इससे नीचे आऊंगा तो P प्लस एच रो जी लिखना है मुझे। तो आप चाहे यहाँ से यहाँ प्रेशर का वेरिएशन देखो, चाहे यहाँ से यहाँ प्रेशर का वेरिएशन देखो, यहाँ प्रेशर आपको सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लें, मान लो यहाँ ले लेते हैं, इस जगह ले लेते हैं। अब आप मुझे बताना चाहते हो कि यहाँ प्रेशर कितना है, तो इसको बताने का तरीका क्या है, देखो यहाँ प्रेशर है P एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ से पीछे आ जाओ आप, यहाँ पे इस पॉइंट का प्रेशर आप बता सकते हो, और यहाँ से ऊपर चले जाओ तो प्रेशर बढ़ेगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आए वो प्रेशर ऐड कर दो और फिर इधर जाके कम कर लो। एक तरीका और था, आप यहाँ से इधर आ जाओ, यहाँ से नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये आप नीचे आ गए, क्या होगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक बढ़ेगा कम होगा, यहाँ से यहाँ नहीं, प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक के आगे बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। उसके बाद इधर चले जाओ, बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। कम होगा। जो भी प्रेशर पे आप अराइव होगे वो फाइनली यहाँ से लिखो ऐसे, चाहे यहाँ से लिखो ऐसे, दोनों से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक और इसका तरीका होता है, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, गेस करो यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, इस पूरी लाइन पे प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक। P एटमॉस्फेरिक। तो अब इसको आप कह दो Z कह देते हैं, मान लो, हालांकि मतलब वो XYZ वाला मत सोचना, एक सिंबल Z ले लिया हमने। तो जो प्रेशर होगा वो हमारा हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस Z रो G इफेक्टिव। अब ये G इफेक्टिव कितना है, ध्यान देना, इन दोनों का रिजल्टेंट है। G इफेक्टिव जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो G इफेक्टिव कितना हो गया आपका, ये हो गया अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये भी आपका आंसर जो आएगा सेम आएगा। हालांकि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आगे चल के इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी तो फिलहाल ये जो हमने सीखा है, ये वाला पार्ट ये ध्यान रख लेना। चलो ये हो गया हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स की। लिखो जरा, फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी अब हम डिस्कस करेंगे जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे ना। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में कुछ अजम्पशंस हम मान के चलेंगे। अजम्पशंस क्या है हमारे, एक एक करके लिख लेते हैं, उनका मीनिंग भी समझ लेंगे। सबसे पहला अजम्पशन है फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, तो मेरे ख्याल से ये तो क्लियर है आपको। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैसा होता है, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है प्रेशर के साथ। दूसरा है द फ्लो इज स्टेडी। इसको ब्रैकेट में लैमिनार लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए ना। द फ्लो इज स्टेडी या लैमिनार। तीसरा लिखेंगे देयर आर नो एनर्जी लॉसेस
losses due to viscosity. इन पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि जो रियल लाइफ केसेस होंगे उनमें विस्कोसिटी की वजह से थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होता है ना। लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो किसे कहते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। ये लैमिनार फ्लो जो है, हालांकि हमें विस्कोसिटी में जाके फिर से पढ़ना है लैमिनार फ्लो। तो लैमिना वर्ड जो है, लैमिना, इसका मतलब होता है लेयर। इसका मतलब हमारा जो फ्लूइड है वो कैसे फ्लो कर रहा है, वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ऐसे कह देते हैं। इस तरह लेयर्स बना के फ्लो कर रहा है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरीके से लेयर में फ्लो कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड के किसी पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी हो तो जिस लैमिना पे वो लाई कर रहा है वहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड का डायरेक्शन हो जाएगा, जैसे ये इस तरीके से, है ना। अच्छा, अब इन लैमिना की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। वो बहुत ऑब्वियस रीजन है, अगर दो लैमिना आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो कॉमन पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां दो डायरेक्शन बन जाएंगे। और ऑब्वियसली फ्लूइड के पार्टिकल के पास दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, वो एक यूनिक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो कोई भी दो लैमिना कभी आपस में क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है ना। दी ऑपोजिट ऑफ लैमिनार फ्लो, इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब फ्लो लैमिनार नहीं होता है तो वो टर्बुलेंट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कोई प्री डिफाइंड पाथ नहीं है जिसमें हमारा जो फ्लो है वो हो रहा है ना। जैसे अगर मान लो आप कभी नल खोलते हो तो आप देखते हो कि आपने नल खोला, पानी जो है वो इस तरीके से निकल रहा है और यहाँ तक आते आते बहुत ही रैंडमली फ्लो होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक आ रहा था, यहाँ तक ठीक आ रहा था, है ना। नीचे आते आते वो बिल्कुल फैल गया, पानी जो है वो बहुत ज्यादा इस तरीके से फैल गया। तो हम कहेंगे इस रीजन में फ्लो कैसा है, लैमिनार है ना। ये हमारा टैप है जिसमें से पानी आ रहा है, और नीचे आने के बाद फ्लो कैसा हो गया है, टर्बुलेंट हो गया है। तो जहां तक लेयर्स की फॉर्म में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसी को आप धुएं के केस में उल्टा देख सकते हो। अगर कभी आपने अगरबत्ती जलते हुए देखी हो तो एक अगरबत्ती जला देते हैं और उसमें से धुआं निकाल देते हैं। धुआं जो है वो इस तरीके से ऊपर उठ रहा होता है और ऊपर जाके अचानक से ऐसे फैल जाता है, ऐसे। इसका मतलब कुछ देर तक फ्लो कैसा है, कुछ हाइट तक कैसा है, लैमिनार। लैमिनार है, और ऊपर जाके कैसा हो गया, टर्बुलेंट हो गया, ठीक है ना। तो जो भी प्रिंसिपल्स हम फ्लूइड फ्लो के लगाएंगे, चाहे हमें स्मोक के ऊपर लगाएं, चाहे इस गिरते हुए पानी के ऊपर लगाएं, वो सिर्फ लैमिनार रीजन में ही लगा सकते हैं। ये हम इस अजम्पशन को लेकर चल रहे हैं साथ में, है ना। तो ये जो लैमिना होती हैं इन रियल लाइफ, इनके बीच में विस्कस फोर्सेस होते हैं, है ना। विस्कोसिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो अभी के लिए कि जैसे मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होता था, उसी तरीके से फ्लूइड में विस्कोसिटी है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि विस्कस फोर्सेस की वजह से कोई एनर्जी का लॉस फ्लूइड में नहीं हो रहा है। तो ये सारे अजम्पशन रखते हुए हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं फ्लूइड की, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख लो एक बार। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, इसको समझते हैं। इमेजिन करो हमारे पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन बदलता जा रहा है ना, इस तरीके से कह देते हैं। एक पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन बदलता जा रहा है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस तरीके से। अच्छा, अब ये जो फ्लूइड है ये किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक वॉल्यूम फ्लो रेट रखता है। क्या रखता है, वॉल्यूम फ्लो रेट। इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। होता क्या है उसको समझते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब क्या हुआ, ये हम मीटर क्यूब पर सेकंड में मेजर करते हैं, लीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं। मतलब अगर वॉल्यूम का कोई भी यूनिट लेना चाहते हो तो दिस इज द रेट एट विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग, यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने एक
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया ए, इसमें फ्लूइड जा रहा है ऐसे। अब आप क्या करो, आप कहो 1 सेकंड में ये फ्लूइड कितना आगे बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक सिलेंडर बना दो जिसकी लेंथ जो है वो v इंटू 1 है भाई। अगर वॉल्यूम सॉरी जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो v है, तो 1 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ जाएगा, v इंटू 1। और इसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक और यहाँ पे ढक्कन लगा देते हैं और सिलेंडर को बंद कर देते हैं। ये ठीक है ना। अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना कि जितना भी फ्लूइड इस सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, जितना भी फ्लूइड इस सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, वो सारा का सारा 1 सेकंड बाद इस वाले ढक्कन से बाहर निकल चुका होगा। हाँ बोलो। सोच लो, इस सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भरा हुआ है वो सारा का सारा 1 सेकंड के बाद, मतलब अगर आप यहाँ पे t इक्वल टू 0 लिख दो तो आफ्टर 1 सेकंड ये आखिरी वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया होगा। मानते हो इस बात को? यस सर। तो जितना इस सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ है सारा 1 सेकंड में बाहर निकल जाएगा। तो Q कितना हो गया? जो इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है वही हो गया Q, वॉल्यूम फ्लोइंग इन 1 सेकंड। तो Q कितना हो गया हमारा? सिलेंडर का एरिया A इंटू सिलेंडर की लेंथ V इंटू 1 डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकंड। देखो 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पे, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? A टाइम्स V आ गई। नोट कर लो इसको एक बार, डाउट है तो पूछ लेना। Q इज AV। अब इसको बहुत अच्छे से अपने आप को समझा भी लो कि if a pipe has a cross section A and the fluid is flowing at a velocity V, the volume flow rate is A times V। अगर एक पाइप का क्रॉस सेक्शन किसी जगह पर A है और उस जगह पर फ्लूइड की वेलोसिटी V है, तो उस क्रॉस सेक्शन से जो फ्लो रेट है, यानी कि कितना फ्लूइड 1 सेकंड में फ्लो होके जा रहा है वहां से, वो हम किस फॉर्मूले से बताते हैं? A टाइम्स V से बताते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस AV को रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसको मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? मास ऑफ फ्लूइड। ये बन गया मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसकी यूनिट जो होगी वो किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगी। मान सकते हो इस बात को? बोलो भाई। ठीक है, तो अगर ये मास फ्लो रेट है तो अब एक बात समझो, इस पॉइंट पे जो मास फ्लो रेट है वो है A1 V1 रो 1। इस पॉइंट पे इतना मास पर सेकंड यहां से एंटर कर रहा है। अच्छा, यहां से क्या इससे ज्यादा मास निकल सकता है? जितना एंटर हुआ उससे ज्यादा निकल सकता है पर यूनिट टाइम? बोलो भाई। भाई मास तो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है ना। मास एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, तो जितना क्रॉस सेक्शन 1 से एंटर हुआ है पर सेकंड, क्रॉस सेक्शन 2 से अगर उससे ज्यादा निकल रहा है या कम निकल रहा है तो इसका मतलब या तो मास ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मास ना तो पाइप अपनी तरफ से बना सकता है, वाटर एक्स्ट्रा तो बना नहीं सकता है, न पी सकता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट को दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम। तो आप यहाँ पर लिखोगे A1 V1 रो 1 शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? A2 V2 रो 2, है ना। इसका रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे? क्या लिख देंगे? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। मास तो कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो अच्छा, फिर लिखना रो 1 इज इक्वल टू रो 2। ये किस लॉजिक से कह रहे हैं? रो 1 और रो 2 सेम होने चाहिए, ये किस लॉजिक से कह रहे हैं?
सेम अच्छा फ्लूइड तो एक ही है। हाँ, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, नहीं मतलब रियल लाइफ फ्लूइड में अगर वो कंप्रेसिबिलिटी का इश्यू होता तो हम ये नहीं कह पाते है ना, लेकिन क्योंकि हमने तो आइडियल फ्लूइड माना है जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, तो रो1 तो रो2 के बराबर होना चाहिए ना। तो A1 V1 किसके बराबर होना चाहिए, A2 V2 के। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। लिखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यानी अगर एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्लूइड है थ्रू ए पाइप, तो उसमें ध्यान देना मैंने कंटिन्यूअस वर्ड यूज किया, नहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए कहीं पे। एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्लूइड है थ्रू ए चैनल या एक पाइप बोल देते हैं हम चैनल की बजाय, है ना। तो उसमें A1 V1 हमेशा किसके इक्वल होगा, A2 V2 के इक्वल होगा। यानी हर क्रॉस सेक्शन पे दिस शुड बी ट्रू, A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। कोई भी दो क्रॉस सेक्शन ले लो आप, वहां पे इक्वेशन लगनी चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको। फिर एक और बात कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A times V in a continuous flow is a constant. A times V is a constant। वैसे तो A times V is कैपिटल Q, तो हम कह रहे हैं कैपिटल Q is a constant, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर AV कांस्टेंट है तो V is inversely proportional to A। ये बात सही है, V is inversely proportional to A। इसका मतलब समझना, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कम होता जाएगा, वैसे वैसे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कभी अगर आपने वो नोजल देखे हो जो पाइप के आगे लगाए जाते हैं, जैसे मान लो एक पाइप है इस तरह से, और उस पाइप के आगे लगाने का एक नोजल आता है ना, जिससे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से अगर आपका फ्लो एक सर्टेन स्पीड पे आ रहा है, तो यहाँ से जब निकलेगा, अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी को कह देता हूँ v, तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v डैश, और v डैश कहीं ज्यादा होगी किससे, v से, है ना। तो इस तरह के नोजल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कार वॉश वगैरह में, है ना, जहाँ पे हमें तेज स्पीड की जरूरत होती है मिट्टी विट्टी हटाने के लिए। समझ सकते हैं इस बात को। अच्छा, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नल से बिल्कुल लैमिनार फ्लो में पानी नीचे गिर रहा है, तो जैसे जैसे ये पानी नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे बिल्कुल सीधा बनाना चाहिए था मुझे इसको, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा। ये पानी हमारा आ रहा है ऐसे ऐसे, हाँ। तो अगर नल से पानी जो है, ये हमारा नल मान लेते हैं ऐसे, इसमें से पानी गिर रहा है ऐसे, तो ये पानी नीचे आते आते क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों होगा, गेस करो। नीचे आने पे क्रॉस सेक्शन जो है, कोई खुले में गिर रहा है देखना, लेकिन नीचे आते आते इसका क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है, जो वाटर का स्ट्रीम बन रहा है उसका क्रॉस सेक्शन कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, गेस करो। बोलो भाई। कुछ आंसर नहीं। चलो ऐसे समझो, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ रही है, और स्पीड बढ़ रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बिल्कुल यही वाला लॉजिक आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद रखेंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसमें एक इक्वेशन ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी होती है, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है। इक्वेशन ऑफ
कॉन्फ्लुएंस, बस स्टेटमेंट बना के लिख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक स्ट्रीम है जो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है, या ऐसा कह लो कि दो स्ट्रीम है जो आगे जाके एक में कंबाइन हो जाते हैं। कॉन्फ्लुएंस तो सही कहते हैं। तो हमारे पास अगर ये A1 V1 से आ रहा है और ये A2 V2 है और ये A3 V3 है, तो लॉजिक ये कहता है कि A1 V1 किसके बराबर होना चाहिए? A2 V2 प्लस A3 V3 के। लिख लो बस इसको। नोट कर लो इसको। सर सेम क्यों नहीं हुआ? मतलब बेटा मतलब A1 V1 equals to A2 V2 equals to A3। अच्छा, एक चीज दो चीज के इक्वल हो जाएगी है? मतलब A1 V1 A2 V2 के भी इक्वल होगा और A3 V3 के भी इक्वल होगा। वो पानी आके डिवाइड होता दिख रहा है आपको? यस सर। डिवाइड हो रहा है ना बेटा। तो जो डिवाइड हो रहा है तो A1 V1 मिलके किसके बराबर हो रहा है? A2 V2 और A3 V3 के ना। ओके सर। समझ गए बात ना? कि देखो A1 V1 इतना पानी पर सेकंड आ रहा है और वो जा कहाँ रहा है? दो पाइप में मिलकर जा रहा है ना। समझ गए? यस सर। चलो जी, और देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। लिख लेते हैं एक बार। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता क्या है उसको समझने के लिए काम करते हैं। एक पाइप बना लेते हैं जो कि इस तरीके से रखा हुआ है। अब यहाँ पे बात समझना, देखो ये पाइप यहाँ पे लोअर लेवल पे है, फिर इसमें से लैमिनार फ्लो हो रहा है और ये जो पानी है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर, है ना। तो ये पॉइंट अगर लें तो ये किसी रेफरेंस लेवल से लें तो हाइट H1 पे है, यहाँ कोई पॉइंट ले लें तो ये रेफरेंस लेवल से लें तो हाइट H2 पे है। तो पानी ऐसे ऊपर चढ़ के जा रहा है। एक और बात नोटिस करना कि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ये बात समझ सकते हो ना? अगर मैं यहाँ वेलोसिटी लिख देता हूँ V1 तो यहाँ वेलोसिटी V2 लिख देता हूँ। V2 इज ग्रेटर देन V1, पहले तो ये बात अप्रिशिएट करो कि हाँ सही है, ऐसा होना चाहिए। यस सर। सही है ना? अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा हुआ है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है और तब भी उसकी स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि जब बड़े क्रॉस सेक्शन से पानी छोटे क्रॉस सेक्शन में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, नीचे से ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है,
क्या ये काम बिना किसी के किए हो सकता है, विदाउट एनी वर्क? बोलो भाई। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी चीज की बड़ी है तो ये काम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिना वर्क के पॉसिबल है क्या? तो किसी ना किसी ने वर्क किया होगा, इतना अप्रिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, वो वर्क किसने किया, गेस कर सकते हो? ग्रेविटी ने तो नहीं किया, ग्रेविटी के तो उल्टा जा रहा है ये, तो ग्रेविटी का वर्क डन तो नेगेटिव है। तो इतना पॉजिटिव वर्क किसने किया कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हुए भी इसकी स्पीड बढ़ गई? किसने किया होगा? बोलो भाई। कोई भी। चलो, तो ऐसे ही लिख लो कि जो वर्क है ये फ्लूइड प्रेशर ने किया है ना, ऐसे लिख देते हैं हम, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर वर्क कितना करता है अगर हमें इसको देखना हो, तो हम किसी क्रॉस सेक्शन पे मान लो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर जो है वो P लग रहा है, ऐसा मान लेते हैं, और इससे जो फोर्स जनरेट होगा वो P टाइम्स A हो जाएगा, P टाइम्स A। और इससे जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, आगे जा रहा है, उसको मैं क्या देता हूँ, डेल्टा एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PA डेल्टा एक्स। देख लो, अब डेल्टा एक्स कितना है, तो डेल्टा एक्स को मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v डेल्टा t लिख देते हैं इसको, वेलोसिटी इनटू डेल्टा t। ये बात समझ लो, किसी भी छोटे से टाइम डेल्टा t में इतना ये आगे जा रहा होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ AV क्या होता था? AV क्या होता था? सर क्यू। हाँ, Q होता था वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को छोटे से टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास P टाइम्स, अच्छा अब यहाँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये वेलोसिटी वाला V है और ये बड़ा V किसका है, वॉल्यूम वाला V है ना? तो मेरे पास वर्क डन बाय द फ्लूइड प्रेशर को प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ से यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो V है ये वेलोसिटी वाला V है। अगर आप उसको अपने नोट्स में डिफरेंट सिंबल से बनाना चाहते हो, कोई इस टाइप का V बनाना चाहते हो तो बना लो ना, हालांकि ये ग्रीक सिंबल न्यू होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वर्क डन बाय द फ्लूइड कैन बी रिटन एज P टाइम्स V। तो जो हमारा ये पाइप है, यहाँ पे देखना, इधर प्रेशर लग रहा है P1 और इधर प्रेशर लग रहा है P2, है ना? अच्छा, ये प्रेशर जो लग रहा होगा यहाँ पे वो अंदर की तरफ लग रहा होगा, और ये प्रेशर भी अंदर, यानी फ्लूइड के अंदर की तरफ ऐसे लग रहा होगा। तो जो हमारा वर्क हुआ है, नेट वर्क हुआ है, वो कितना हुआ है, P1 माइनस P2 इंटू, या ऐसे कह देते हैं P1V1 माइनस P2V2। ध्यान देना, ये वॉल्यूम वाले V1 V2 लिखे हैं मैंने, है ना? P1V1 माइनस P2V2। बर्डन भाई, ये कैपिटल V वॉल्यूम है, हाँ बिल्कुल कैपिटल V बेटा वॉल्यूम है, ये बहुत अच्छे से लिख लेना इस बात को। मैं ना हर जगह बताता भी चलूंगा आपको कि कहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कहाँ वेलोसिटी की। तो ये जो हमने बात किया ये वॉल्यूम है, ये चीज जो है ये वॉल्यूम है। तो हमने वर्क प्रेशर ने इतना किया। अच्छा, ग्रेविटी ने कितना किया, तो ग्रेविटी ने तो नेगेटिव वर्क किया है, तो ये हो गया माइनस mg कितना,
अरे H2 माइनस H1, H1 माइनस H2, H2 माइनस H1, ठीक है ना? इतना वर्क ग्रेविटी ने किया। इक्वल टू कितना आना चाहिए? हाफ रो, सॉरी हाफ m, हाफ m। तो इस बार यहाँ वेलोसिटी वाला लिख रहा हूँ मैं, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। देखो मैंने वो टेढ़ा वाला v लिख दिया यहाँ पे। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको एक बार अच्छे से देख लो। समझ सकते हैं? अच्छा, एक बात और नोटिस करना कि जो कैपिटल V1 है वो हमेशा कैपिटल V2 के इक्वल होगा। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम है भाई, जितना वॉल्यूम एक जगह से फ्लो हो रहा है उतना ही वॉल्यूम दूसरी जगह से भी फ्लो हो रहा है ना? तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा P1 माइनस P2। अच्छा, यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो जी H2 माइनस H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखते चलना, ये डेरिवेशन करना पड़ सकता है स्कूल में आपको। तो अब मैं इनको सेग्रीगेट कर लेता हूँ टर्म्स को। तो मेरे पास आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू हाफ, सॉरी इसी ऑर्डर में लिखते हैं, P2 ये उधर जाके प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। नोट कर लो इसको एक बार। अच्छा, अब यहाँ पर देखना कि तीन टर्म्स हमारे पास आई हैं दोनों साइड। एक है प्रेशर की टर्म, एक है वेलोसिटी की टर्म और एक है हाइट की टर्म, है ना? यानी अगर मैं किसी भी कंटिन्यूअस फ्लो को देखूं, ध्यान देना कि बर्नौली ने क्या कहा। बर्नौली ने कहा आप एक कंटिन्यूअस फ्लो में कोई भी क्रॉस सेक्शन पे चले जाएं। मान लो ये आपको पसंद आ गया, आपने यहाँ एक क्रॉस सेक्शन बना लिया। यहाँ पे तीन चीजें देखो आप, क्या? एक फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड की वेलोसिटी, मैं जानबूझ के ये वाला भी लिख रहा हूँ वेलोसिटी के लिए, और फ्लूइड की हाइट। हाइट कहाँ से लोगे वो आपकी मर्जी है, कोई भी रैंडम लेवल बनाओ और वहां से h ले लो ऐसे। तो इन तीनों से आपके पास ये तीन टर्म्स आती हैं, और ये कहीं भी लिखो, प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये हमेशा सम क्या आएगा? एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। और इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहते हैं। नोट कर लो इसको, फिर उनको वर्ड्स में लिख लेंगे हम। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि इस फ्लूइड के पास तीन तरह की एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इन तीन एनर्जीज का सम कर देते हैं तो वो सम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी अल्टीमेटली जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक फॉर्म है ना? मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कि बर्नौली क्या है, क्या रहा है। बर्नौली कह रहा है ये आपके पास है प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी क्यों? हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ, ध्यान देना। तो ये कौन सी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी? गेस करो, ये कौन सी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। और ये हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना? यहाँ अपॉन में मतलब है ना इसको, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी
और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेंसिटी। तो इन तीनों एनर्जी डेंसिटीज का सम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे किया जाए, वो सम हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये किसने कहा, ये डैनियल बर्नौली ने कहा, और इसी वजह से हम इसे बर्नौलीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो ये समझ लेंगे। इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्म भी होता है, हालांकि वो इंजीनियरिंग में ज़्यादा यूज होता है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी हेड। ऐसे ही मतलब ज्ञान के लिए लिख लेते हैं एनर्जी हेड। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को रो से भी डिवाइड करो, इनफैक्ट रो जी से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा P प्लस रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस H। अब यहाँ पर एक बात देखना, अगर आप इन तीनों के डायमेंशन देखो तो ये डायमेंशन मीटर में आते हैं, यानी कि लेंथ के हाइट के आते हैं। V स्क्वायर बाई 2G हाइट होती है, ये हमने कहीं बहुत पहले किसी चैप्टर में पढ़ा हुआ था। H तो हाइट दिख ही रही है, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो ये हाइट है। यानी ये सारे तीन तरह की जो एनर्जी डेंसिटीज हैं, इनको आप चाहो तो हाइट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस वाले को हम कहते हैं प्रेशर हेड। क्या कहते हैं, प्रेशर हेड। इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है ना। यानी जब दो इंजीनियर आपस में बात करें किसी फ्लूइड के बारे में, तो वो क्या पूछेंगे एक दूसरे से, प्रेशर हेड कितना है किसी जगह पर, वेलोसिटी हेड कितना है, और ग्रेविटेशनल हेड कितना है। अच्छा, जब एक पढ़ा लिखा आदमी दूसरे पढ़ा लिखे आदमी को ये बताएगा, तो पहला पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, जितना प्रेशर हेड होगा उसको रो जी से मल्टीप्लाई कर लेगा। रो मतलब उस फ्लूइड का रो, और जी तो कांस्टेंट है ही, तो उसको मिल जाएगी ये वाली एनर्जी। इससे मल्टीप्लाई कर लेगा फिर से रो जी से इसको, तो मिल जाएगा उसे काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। और H को रो जी से मल्टीप्लाई कर लेगा तो ग्रेविटेशनल एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। नोट कर लो इसको एक बार। ना, यानी जो इंजीनियरिंग में लोग नोट्स लिखते हैं, वहां पर वो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड की टर्म्स में रीडिंग लेते हैं। एनीवे, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। पूरा लिख लेना, मैं तो आलस में नहीं लिख रहा हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। कुछ बिना मैथ्स लगाने वाले लिख लेते हैं, कुछ मैथ्स लगाने वाले भी देख लेंगे। ठीक है ना। एरोडायनेमिक लिफ्ट, एरोडायनेमिक लिफ्ट। एरोडायनेमिक लिफ्ट एक बहुत ही यूजफुल प्रिंसिपल है ना। एक डिजाइन होता है जिसको हम कहते हैं एयरफॉइल। एयरफॉइल कैसी होती है, इस तरह का एक शेप होता है, इस तरह का एक शेप होता है। इसको क्रॉस सेक्शन की तरह से समझ लो। इस डिजाइन की किसी भी चीज को अगर अगेंस्ट एयर दौड़ाया जाए, तो उसपे से हवा ऐसे और ऐसे होके गुजरती है। इस पर्टिकुलर डिजाइन से होता यह है कि यहाँ हवा की जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, और यहाँ हवा की वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इस हाइट डिफरेंस को, इन दोनों पॉइंट की, यहाँ और यहाँ के हाइट डिफरेंस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, यानी हमारी एरोफॉइल थिन इनफ है, तो उस केस में जहां वेलोसिटी हेड बढ़ गया, वहां कौन सा हेड कम हो जाएगा, यस करो। जहां वेलोसिटी हेड बढ़ गया, ग्रेविटेशनल हेड तो हम कह रहे हैं दोनों पे ऑलमोस्ट सेम है, तो जहां वेलोसिटी हेड बढ़ गया एनर्जी का,
कौन सा हेड कम हो जाएगा, क्योंकि सम को कांस्टेंट रखना है। प्रेशर हेड। प्रेशर हेड कम हो जाएगा, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, अब अगर लोअर सरफेस पे प्रेशर बढ़ गया तो एक नेट अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा कि नहीं, ये बात मान सकते हो? तो ये जो नेट अपवर्ड फोर्स है, मैं फिर से एयरफॉइल बना देता हूं। ये हमारी एयरफॉइल है। अब इस पे एक नेट अपवर्ड फोर्स आ गया है, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एरोडायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। एरोडायनेमिक लिफ्ट, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिलेगा, एक एयरप्लेन के विंग्स जो होते हैं, है ना, एक प्लेन जो होता है इस तरीके से होता है, ये तो प्लेन हो गया, यहाँ उसके विंग्स लगे होते हैं ना, ये प्लेन के विंग्स हो गए। इन विंग्स का क्रॉस सेक्शन जब नेक्स्ट टाइम आप चेक करेंगे तो ये चीज जरूर चेक करना, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये देखना है ना। यहाँ तो पायलट को बिठा देंगे, है ना, बाकी का हिस्सा जो प्लेन का है वो हो जाएगा, और ये हिस्सा जो है इसको चेक करें, है ना, ये प्लेन के विंग्स का क्रॉस सेक्शन है। तो अब प्लेन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। प्लेन का काम क्या होता है? देखो, प्लेन पहले दौड़ता है। जब प्लेन दौड़ लगाता है तो हवा यहाँ से भी गुजरती है और यहाँ से भी गुजरती है। नाउ ड्यू टू दिस यूनिक डिजाइन ऑफ द एयरप्लेन विंग, इस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा? इस पर क्या लगना शुरू हो जाएगा? प्रेशर। लिफ्ट। प्रेशर तो ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, नीचे ज्यादा लग रहा है, बस समझ रहे हो ना? तो इसको लिफ्ट मिलना शुरू हो गई। क्या कहते हो? यस सर। ठीक है ना? वो लिफ्ट है कितनी, वो भी आप लिख सकते हो कि जो लिफ्ट है हमारे पास, लिफ्ट फोर्स है, वो है हाफ रो वी ज्यादा का स्क्वायर माइनस वी कम का स्क्वायर इंटू ए कर देते हैं हम, है ना, ये इंटू ए कर देते हैं। ये बात समझा? देखो, कभी अगर कोई पूछे कि एयरप्लेन विंग्स पे फोर्स लिफ्ट कितना मिलता है, तो हाफ रो, रो एयर की डेंसिटी है, ध्यान देना, ज्यादा यानी कहाँ की स्पीड, ऊपर वाली, कम यानी कहाँ की स्पीड, नीचे वाली, का स्क्वायर इंटू ए। अब आपको करना यह है कि इसको इतनी तेज दौड़ाना है प्लेन को कि ये लिफ्ट किस से ज्यादा हो जाए, ये लिफ्ट किस क्वांटिटी से ज्यादा हो जाए। बोलो भाई। अगर प्लेन को ऊपर उठाना है तो ये लिफ्ट किससे ज्यादा होनी चाहिए? जी mg से। बिल्कुल सही बात है ना? तो इस तरीके से क्या होगा, इसीलिए देखो प्लेन बिना दौड़े नहीं उठ सकता, वो अपने जगह पे खड़े खड़े नहीं उठेगा, है ना, वो दौड़ लगाएगा, और दौड़ लगाते ही क्या होगा, इतनी लिफ्ट क्रिएट होगी कि वो ऊपर उड़ जाए। ठीक है? तो बहुत पावरफुल इंजन चाहिए होते हैं वेट के हिसाब से। जितना प्लेन भारी होता जाएगा उतना ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए होगा उसको इतनी स्पीड देने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि रनवे की लेंथ भी लिमिटेड है ना, आप बहुत लंबे रनवे तो बना नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि आपने 10 किलोमीटर का रनवे बनाया। जो रनवे है उनकी लेंथ जो होती है वो 1.4 से लेके 2.3 किलोमीटर के बीच में होती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लेन जो आपको उड़ाना है वहां से। तो उस रेंज में आपको इसको रख के इतना एक्सेलरेशन देना है कि ये लिफ्ट कर जाए, है ना। फिर कुछ बफर भी रखना है, कभी कभी मान लो कोई गलती की वजह से ओवरशूट कर जाए पायलट, तो उतना बफर भी चाहिए आपको लिफ्ट कराने के लिए। एनीवे, तो इस तरीके से प्लेन जो है वो हवा में उड़ जाते हैं। सर डिजाइन की वजह से वेलोसिटी अलग अलग होती है। हाँ, डिजाइन की वजह से, जब तक आप ये जो विंग का डिजाइन है ना, वो इस एयरफॉइल के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे, इस शेप का नहीं बनाओगे, तब तक ऊपर नहीं उठेगा वो। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कोई भी आपने इस तरीका मेटल चिपका दिया विंग्स कह के और वो उसको ऊपर उठा लेगा, नहीं। जब एक बिल्कुल परफेक्ट एयरफॉइल डिजाइन होगी, है ना, इनको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक लैब होती है जिसको हम कहते हैं विंड टनल।
विंड टनल है ना। तो जितनी भी मान लो कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लैब होंगी, वहाँ पे विंड टनल जरूर होंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो कंपनीज ये बना रही होंगी उनकी अपनी खुद की विंड टनल्स होंगी। तो वहाँ पे क्या होता है, विंग्स को डिजाइन किया जाता है, उसके बाद बहुत तेज हवा जो है इसके ऊपर से फ्लो कराई जाती है, और उसके बाद कितना लिफ्ट इस पे क्रिएट हो रहा है उसको मेजर किया जाता है ना। तभी वो डिजाइन पास होता है और वो विंग्स जो है वो प्लेन में इंस्टॉल किए जाते हैं, है ना। तो जब तक वो इनफ लिफ्ट देने के लायक नहीं है तब तक उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो विंड टनल में इनकी टेस्टिंग होती है। अच्छा अब सर हाँ बेटा बोलो। सर वेलोसिटी में डिफरेंस का रीजन क्या बेटा है? वेलोसिटी में डिफरेंस के रीजन के लिए हमें एयरफॉयल की मैथ्स को समझना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हमारे स्कोप से बाहर हो जाएगा। तो अगर आप में से जो लोग सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहुंच रहे होंगे, देखो सिविल की बद्दुआ तो मैं किसी को देता नहीं हूँ, मैं खुद पढ़ चुका हूँ इसलिए, है ना। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको वो मैथ समझ में आएगी जिसकी वजह से एयरफॉयल के ऊपर और नीचे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है ना। तो अभी के लिए मान लें ऐसा होता होगा तो चल जाएगा, ठीक। वरना फिर क्या होगा, हमें वो 3 तरह के डिफरेंशियल पढ़ने पड़ेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होते हैं, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओके एक सर। सोचा समझा डिजाइन है जो, है ना, टाइम टेस्टेड है, जो ये काम कर लेता है ना। कैसे करता है उस डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, जैसे ही आप इंजीनियरिंग में पहुंचोगे, है ना, सेकेंड ईयर से आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो, तो भी नहीं समझ पाओगे, फिर आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, वो मैथ्स आपको सेकेंड ईयर तक सिखा दी जाएगी जो इसमें काम आ रही होगी, है ना। ठीक है जी। अच्छा यस सर। इसी प्लेन में क्या होता है ना, यहाँ पे, यहाँ देखोगे आप, ये तो विंग्स की शुरुआत है, यहाँ विंग एंड हो रहे होते हैं, वहाँ पे आपके पास एक पार्ट होता है, उसको एलरोन कहते हैं, है ना। तो ये एलरोन्स जो होते हैं फ्लैप्स होते हैं बेसिकली, वो आम भाषा में फ्लैप्स ही कहते हैं उनको। इस तरह के फ्लैप्स लगे होते हैं। ये फ्लैप्स जो होते हैं ये आती हुई हवा को रीडायरेक्ट करते हैं, है ना। यानी जिस वक्त ये फ्लैप्स बिल्कुल नीचे की तरफ होंगे, यानी एकदम ऐसे डायरेक्टेड होंगे, तो आपका प्लेन जो है वो ऊपर उठता है। ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड होंगे तो प्लेन ऊपर उठेगा, लिफ्ट ले रहा होता है। जब ये फ्लैप इस हवा को ऐसे टर्न कराना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये तो ये जो लिफ्ट होता है ये कम हो जाता है। यानी ये काम कब करना होगा, फ्लैप्स को ऊपर कब उठाना होगा, लैंडिंग। लैंडिंग के टाइप जब आपको लैंड करना है, तो उसके लिए क्या होता है, वो पूरे बटन वगैरह लगे होते हैं कॉकपिट में। तो पायलट जो होता है वो ये सारे काम कर लेता है। यानी कि ये सारा काम है जो मैनुअली करना होता है। ऐसे ये काम ऑटो पायलट पे भी किया जा सकता है ना। यानी अभी जो मॉडर्न प्लेन्स होते हैं वो ऑटो पायलट पे लैंड कर सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन फिर भी कोशिश यही करते हैं कि ये काम जो है पायलट मैनुअली करे। तो पायलट की जरूरत 2 टाइम पे पड़ती है प्लेन उड़ाने में, एक ऊपर उठाने में और एक नीचे बिठाने में, ठीक है ना। तो वो ये सारी चीजें चेक करता है कि ये जो फ्लैप्स हैं ये सही तरीके से डिप्लॉय हुए हैं या नहीं हुए। अच्छा यही फ्लैप्स जो होते हैं, अच्छा इसका एक एयरफॉयल डिजाइन का एक इस तरह का एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं। जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, आपने स्पोर्ट्स कार देखी होंगी, वो बहुत ही लो स्लग होती हैं, है ना। मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत लो होता है उनका। ये बहुत अच्छा डिजाइन तो नहीं है स्पोर्ट्स कार का, बट आप मान लो कि हाँ मैंने सही बनाया, ठीक है। बहुत ही लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती हैं। अब इनमें क्या है कि ये हवा को बहुत अच्छे तरीके से झेल पाए, यानी कि हवा इनकी स्पीड को कम ना करे, इसके लिए इनको भी एरोडायनेमिकली डिजाइन किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है, ये गाड़ी जो है इसमें पंख नहीं लगे हुए हैं। अब ये एयर जो ऊपर से जा रही है और जो एयर नीचे से जा रही है, उसमें भी ये वाला डिजाइन जो है लिफ्ट पैदा करता है। यानी कि अगर आप एक एक ढंग से डिजाइन नहीं की हुई स्पोर्ट्स कार को बहुत तेज चलाओगे, या यूं कह लो अपनी जो नॉर्मल गाड़ियां होती हैं वो भी कुछ गाड़ियां होती हैं जो एरोडायनेमिकली डिजाइन होती है, खासकर जो सेडान मॉडल्स होते हैं, है ना। आप होंडा सिविक इमेजिन कर लो, तो होंडा सिविक एक बहुत ही अच्छी एरोडायनेमिकली डिजाइन कार है। अगर आप उसको अपनी टॉप स्पीड अराउंड 160 तक जाती है वो, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लो, इस स्पीड पे अगर आप इसको चलाने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वॉबल कर रही है, यानी कि ऊपर नीचे मूव हो रही है।
और अंदर बैठे आदमी को जो ड्राइव कर रहा होगा बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, उसको ऐसा लगेगा कि उस गाड़ी की ग्रिप जो है जमीन पे वो क्या हो गई है, कम हो गई है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, अभी तो ये होंडा सिविक रेंज में है, आप इसको हायर रेंजेस में ले जाओ, जो स्पोर्ट्स कार रेंज होती है 240 प्लस जो होती है ना, 240 किलोमीटर पर आवर प्लस पे अगर चल रही होगी तो आपको ये वॉबली फीलिंग बहुत ज्यादा आएगी, आपको ऐसा लगेगा मेरी गाड़ी जमीन छोड़ के उड़ने वाली है। इस फीलिंग को कम करने के लिए गाड़ी में पीछे यहाँ कुछ लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये जो गाड़ी होती है उसमें पीछे यहाँ के पे कुछ एक मैकेनिज्म लगा होता है, किसी को मालूम है क्या कहते हैं उसको, जैसे वो प्लेन के फ्लैप्स है ना, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। हालांकि ये डिप्लॉय नहीं होता, बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार में ये भी बटन से डिप्लॉय होता है, लेकिन नॉर्मल गाड़ियों में लगा रहता है, फिक्सचर की तरह होता है। इसको कहते हैं स्पॉइलर कहते हैं इसे। कई गाड़ियों में तो सिर्फ दिखावटी होता है क्योंकि उनकी स्पीड ही इतनी नहीं होती है कि इसकी जरूरत पड़े, लेकिन कुछ कार्स में है ना, ये स्पॉइलर जो होता है एक्चुअल फंक्शनल होता है। ये क्या करता है, वही काम करता है, इस एयर को ऐसे बनाएगा तो एक डाउन फोर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगा गाड़ी के ऊपर, है ना। प्लस क्या होता है, यहाँ पे एयर इनटेक्स लगे होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप देखोगे स्पोर्ट्स कार में यहाँ एक जाली सी बनी होती है ऐसे, तो ये हवा नीचे जाने के बजाय इधर घुस जाती है। दोनों तरफ हो रहा हुआ ये काम, तो साइड से भी प्रेस करती है, तो गाड़ी अपनी स्ट्रेट लाइन एबिलिटी जो है उसको मेंटेन रखती है। एनीवे, तो ये स्पॉइलर जो होता है ये आपकी गाड़ी पे डाउन फोर्स क्रिएट करता है और गाड़ी में वो जो वॉबली फीलिंग आती है उसको खत्म करता है ना। तो हम चाहते नहीं है कि कार जो है वो हवाई जहाज बन के उड़ जाए, ठीक है ना। तो सर ऐसा डिजाइन ही क्यों बनाते हैं? बट डिजाइन बनना इसलिए जरूरी, देखो पुराने जमाने में ना ऐसी वाली गाड़ियां होती थी, आपको याद होगा, इस तरह की गाड़ियां आपने फिल्मों में देखी होंगी, ऐसी होती थी ऐसी गाड़ियां। यस सर। अच्छा, इनमें आप चाहे जितना पावरफुल इंजन लगा दो ये एक सर्टेन स्पीड से ऊपर जाती ही नहीं थी। ऐसा क्यों, जो हवा आती थी ऐसे तो उसको ये प्रॉपरली चैनलाइज नहीं करती थी, ये हवा यहाँ से उठ के ऐसे चली जाएगी, है ना, ऐसे, क्योंकि एंगुलर डिजाइन है ना ये। तो क्या होगा कि हवा के साथ लड़ाई बहुत हो रही है, और हवा के साथ लड़ाई होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। आप ऐसे सोचो ना कि हवा में जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो इसकी स्पीड को बढ़ने से रोक रहा है। आप ऐसे मान लो कि ये हेडलाइट पार्ट है, तो ये गाड़ी जो है वो आगे की तरफ जा रही है, तो आगे जा रही है तो हवा के साथ जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से इसकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। तो दिखने में गाड़ी बहुत पावरफुल लगेगी, आपको लगेगा मसल कार टाइप पावर है इसमें, बट स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है इसमें। तो इसको दूर करने के लिए जो मॉडर्न कार्स हैं, यानी आप 70s 80s के बाद की कार देखोगे, अप टू 90s आते आते मोस्टली डिजाइन जो है वो इस तरह के होने शुरू हो गए। अब इसमें क्या होता था, पावर जनरेट करने के लिए फ्यूल बहुत खर्च होता था, तो ये बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूमिंग कार्स हुआ करती थी, इस तरह की कार्स जो होती थी। तो ये फ्यूल एफिशिएंट भी हो गई ये वाली गाड़ियां, क्योंकि हवा से लड़ाई कम कर रही है। तो दैट्स वाई एरोडायनेमिक बनाने के पीछे का एक रीजन जो है वो कार्स को एफिशिएंट बनाना है, फ्यूल वाइज एफिशिएंट, यानी कि कम फ्यूल में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और उसका नुकसान क्या हुआ कि ये वॉबली फीलिंग आनी शुरू हो गई, तो उसके लिए स्पॉयलर्स की जरूरत पड़ती है। इन कारों में कभी स्पॉयलर नहीं दिखेगा आपको, फंक्शनल कोई स्पॉयलर की जरूरत ही नहीं है, ये अब ऐसे ही चलती थी, इनमें कोई टेंशन ही नहीं, इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता था। ओके सर। ये है। सर हाँ जी। एरोप्लेन की जो मेन बॉडी होती है उसका भी शेप तो ऐसे ही होता है ना हाँ, लगभग? उसका शेप भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं बनाओगे, मान लो ये इसमें विंग्स लगा देते हैं हम ना, ये हमने विंग्स लगा दिए इसमें, अब ये जब हवा के साथ जाएगा तो इसकी जो इंजन की बहुत सारी ताकत है वो तो हवा से लड़ने में ही चली जाएगी, तो इसका मतलब उतना एक्सेलरेशन नहीं ले पाएगा, एक्सेलरेशन कम लेगा तो रनवे की लेंथ ज्यादा चाहिए होगी, समझ सकते हो ना। यस सर। बिल्कुल, तो फिर वो एक पॉइंट है कि जो हमने प्लेन का डिजाइन बनाया है, ये जो नोज पार्ट है प्लेन का, नोज और बाकी की बॉडी है, वो हमने किस तरह से बनाया, उसको एरोडायनेमिक बनाया है ना। एरोडायनेमिक डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना, यानी इंजन की मैक्सिमम पावर जो है वो एक्सेलरेट करने में जानी चाहिए, ना कि हवा से लड़ने में। सर स्ट्रीमलाइंड शेप का भी तो यही होता हाँ, है। एरोडायनेमिक को आप स्ट्रीमलाइन कह सकते हो, बिल्कुल, वो स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब ही एरोडायनेमिक बनाना है ना। ओके सर। बिल्कुल, है ना। हाँ, भी बात समझ में सबको। अच्छा, फिर हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता होगा? हेलीकॉप्टर तो खड़े खड़े उड़ जाता है एक ही जगह पे। ये हेलीकॉप्टर बना लेते हैं हम, इसके ऊपर एक पंखा लगा देते हैं, ये इसके पैर हो गए,
ये कैसे ऊपर उठता होगा, फिर ऊपर कैसे जा रहा है ये? सर इसके ब्लेड्स के ऐसे ही डिजाइन होता है हाँ, ताकि इसके ब्लेड जो होते हैं ना, इसके ब्लेड एंगल पे होते हैं, ये बात समझ रहे हो ना, इसके ब्लेड जो है ना वो इस तरीके से एंगल पे रखे जाते हैं, प्लस इनका क्रॉस सेक्शनल डिजाइन भी जो होता है वो एयरफॉइल वाला होता है। अब ये ब्लेड क्या करेंगे, इन देखो ये जो प्लेन के ब्लेड थे, ब्लेड मतलब विंग्स थे, वो हॉरिजॉन्टल दौड़ते थे तो लिफ्ट क्रिएट होती थी। ये क्या करेंगे, ये वाले ब्लेड क्या करेंगे, ये टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करने में भी हवा के साथ लड़ाई करेंगे। यहां से हवा जाएगी और नीचे से हवा जाएगी, सेम लॉजिक, क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, लिफ्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज आप ये जो ओमेगा है इनफ दोगे तो इतना लिफ्ट क्रिएट हो जाएगा कि ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हमने एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था, ये पंखा क्या काम आता है, हेलीकॉप्टर को सीधा रखने को। सीधा रखने में, स्टेबल करने में काम आता है। इसके बिना क्या होगा कि आपके ब्लेड्स ऐसे टर्न करेंगे तो बाकी की बॉडी उल्टा टर्न कर जाएगी, है ना। तो ये सीधा रखने में काम आता है। उसके बाद का जो काम होता है उसको थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं। थ्रस्ट वेक्टरिंग क्या होती है कि अगर आपको इसको आगे ले जाना है तो ये जो एक्सिस है इसको ऐसे झुका देंगे आगे की तरफ, है ना। तो अब आपका इस प्लेन में विंग्स घूम रहे हैं, अगर इस प्लेन में विंग्स घूम रहे हैं तो आपकी जो फोर्स जनरेट हो रही है उसके दो कंपोनेंट है, एक फॉरवर्ड और एक अपवर्ड। अपवर्ड वाला वेट को बैलेंस करेगा और फॉरवर्ड वाला आगे ले जाएगा। तो इस तरीके से थ्रस्ट वेक्टरिंग के थ्रू आगे जाते हैं। इस वाले पंखे के एंगल के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट राइट घूम सकते हो, उसको यॉ कहते हैं, यॉ। तो हेलीकॉप्टर में 3 तरह के मोशन होते हैं, रोल, पिच और यॉ, ठीक है जी। यानी एक ऐसे ऊपर नीचे, एक ऐसे और एक ऐसे दाएं बाएं, ऊपर नीचे ये और दाएं बाएं, रोल पिच यॉ। इसीलिए हेलीकॉप्टर उड़ाना जो है प्लेन उड़ाने से ज्यादा टेक्निकल काम है ना। ये सारा काम मैनुअली करना पड़ता है, ऑटो पायलट की गुंजाइश इसमें नहीं होती है, ठीक है जी। हेलीकॉप्टर वाले पायलट जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होती है और बहुत ही कम लोग हैं जो उसको ढंग से कर पाते हैं। चलो, एयरफॉयल डिज़ाइन की बात आप समझ गए। एक मैग्नस इफेक्ट होता है, मैग्नस इफेक्ट, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी गूगल कर लेना। क्रिकेट बॉल देखी सबने ना, क्रिकेट बॉल में एक सीम होती है ना, और इसमें 2 साइड्स हैं, एक को हम कहते हैं स्मूथ और एक को कहते हैं रफ। अच्छा, नई बॉल में दोनों साइड इक्वली स्मूथ होती हैं। तो पहले क्या होता है कि जो टीम होती है वो डिसाइड करती है कि हमें एक साइड को स्मूथ बनाना है, तो पूरी टीम क्या करती है, एक साइड से बॉल को चाट लेती है। आपने क्रिकेटर्स को बॉल चाटते हुए देखा होगा मैच के दौरान, है ना। तो ऐसा नहीं वो रैंडम बॉल चाट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बॉल चाटने में मजा आता है, ठीक है ना। वो सोच समझ के बॉल चाटते हैं, पूरी टीम डिसाइड करती है कि ये वाली साइड जो है इसको स्मूथ रखना है और इस वाली साइड को नेचुरली रफ होते नहीं देना। खेलते जाएंगे तो बॉल जो है वो रफ होनी ही है। तो अब टीम डिसाइड कर लेती है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग पूछ रहे हैं। बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप अभी के लिए मान लो सेंटर ऑफ मास ही है, ठीक है ना। बाकी कभी डिटेल में हम उसको अलग से डिस्कस, हालांकि अभी के लिए सेंटर ऑफ मास इज द सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है ना। हाँ, तो अब मान लो कि 15 ओवर होते होते, 50 ओवर का मैच है, 15 ओवर होते होते आपने एक साइड को बहुत ही बढ़िया चमका के, रगड़ के, चाट के, जो भी करते हैं प्लेयर्स,
एक साइड को स्मूथ रख लिया और एक को रफ होने दिया। अभी आपको याद है कुछ साल पहले स्टीव स्मिथ के ऊपर एक केस हुआ था जिसमें 1-2 साल के लिए बैन भी हो गया था उस पर। डेविड वार्नर स्टीव स्मिथ बाहर हो गए थे क्रिकेट से। यस सर, उन्होंने बॉल वो बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े हाँ, गए थे। उसमें tampering क्या कर- बदमाशी कर रहे थे वो हाथ में उन्होंने क्या कर रखा था, एक टेप सी लगा ली थी, जैसे मान लो ये हाथ हो गया है ना, और वो हाथ में उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा टेप लगा लिया जो यहाँ रफ है, वो सैंड पेपर टाइप होता है ना, और उससे उन्होंने एक बॉल को रगड़ना शुरू कर दिया। वो ऑलमोस्ट स्किन कलर का है, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन आजकल क्योंकि एचडी कैमरा होते हैं तो पकड़े गए। तो ये काम जो 15 ओवर में नेचुरली होना था, ये आपका चौथे 5वें ओवर में ही होना शुरू हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड बॉल टेम्परिंग, कि आपने बॉल को अननेचुरली क्या कर दिया, रफ और स्मूथ बना लिया, है ना। तो वो ड्यू प्रोसेस में नहीं हुआ, आपने एडवांटेज ले लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था आपको, है ना। एनीवे, तो होता क्या है कि अब जब ये काम करेंगे, अब एक फास्ट बॉलर है, वो बॉल को फेंकता है तो इस तरह का एक स्पिन दे देता है, इस तरीके एक स्पिन हो गया, यानी कि बॉल आगे तो बढ़ ही रही है, साथ में इस तरीके से अपने एक्सिस पे घूम भी रही है ना। ये ऐसे भी हो सकता है अगर रिवर्स करना हो तो, और ये भी हो सकता है जो कि नॉर्मली हो जाता है ना। तो बॉल इस तरीके से घूम रही है और आगे बढ़ रही है। तो अब होगा क्या कि जो स्मूथ वाला हिस्सा है, वहां से हवा जो होगी, हवा जो लग के जाएगी, वो बहुत एकदम स्मूथली जाएगी, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी हवा की, मान सकते हो स्मूथ पे। क्या कहते हो? यस सर। और रफ वाले पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम कम हो जाएगी। अच्छा, है तो दोनों सेम लेवल में, तो जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, और जहां स्मूथ है वहां प्रेशर कम हो जाएगा। मान सकते हैं इस बात को। यस सर। तो जिस साइड प्रेशर ज्यादा हो गया, वहां से इनवर्ड फोर्स लगना शुरू हो जाएगा बॉल पे, कि नहीं? सही है ना। तो अब देखो यहाँ बैट्समैन खड़ा हुआ है ना, ये इसके पीछे विकेट लगे हुए हैं, ये पिच हो गया आपका। अब ये बॉल जो है, ये लेट से बैट्समैन को लग रहा है कि सीधी आ रही है, यानी यहाँ कहीं पे पिच होनी चाहिए इस जगह पे, लेकिन जब ये हवा में उड़ती हुई आएगी तो ऐसे आएगी, ऐसे घूमते हुए आएगी, जिसको हम इन स्विंगर कहते हैं। यानी यहाँ पिच होने की बजाय वो घूम के पिच होगी, तो बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको खेलना, कि नहीं, वो तो मान रहा था यहाँ आएगी, लेकिन ऐसे घूम के अंदर की तरफ आ गई। गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी ऐसे में? अच्छा, यही स्मूथ साइड को बाहर कर दो आप, क्या होगा? ऊपर हाँ, ये बॉल जो इनवर्ड आनी थी, ये जा तो सीधा ही रही है, लेकिन आउटवर्ड जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे ये जमीन पे टच करेगी, वहां से ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ऐसे ऐसे टेढ़ी जा रही है ऐसे, तो आउट स्विंगर हो जाएगी। इन स्विंग और आउट स्विंग बॉल जो है वो ऐसे होती है। रिवर्स स्विंग के लिए आपको ये वाला काम जो है उल्टा करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोग ही कर पाते हैं, लेकिन ऐसा हो जाएगा। तो मैग्नस इफेक्ट कहते हैं इसको, कि अगर दोनों साइड ऐसा हो। अच्छा, फुटबॉल के केस में ये काम दूसरे तरीके से किया जाता है। आपने फुटबॉल में देखा है, किक होती है, मान लो गोल यहाँ पे है, और ये हालांकि स्केल में थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है, बॉल तो छोटी सी है, गोल पोस्ट बहुत बड़ा होता है। ये बॉल अगर वहां जानी है गोल में, तो कभी देखा आपने इस तरह की किक जैसे घूमते हुए जाती है? यस सर। तो ये वाली किक अचीव करने के लिए, देखो फुटबॉल को तो चाट नहीं सकती टीम में ना, वो एक अलग तरह का मटेरियल होता है, तो उसमें ये स्मूथ और रफ वाली बात नहीं आएगी। तो उसमें क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ हिट करने की बजाय बॉल को साइडवेज हिट करते हैं यहाँ पे, तो बॉल इस एक्सिस पे ऐसे टर्न होना शुरू हो जाती है, यानी ये बॉल आगे बढ़ रही है और एक्सिस पे ऐसे टर्न करती हुई जा रही है। तो एक तरफ वेलोसिटी ज्यादा है और एक तरफ वेलोसिटी क्या है, कम है, और जहां वेलोसिटी कम है वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा। यस सर। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो बॉल ऐसे ऐसे पाथ पे चली जाएगी, ऐसे इस तरीके से चली जाएगी, है ना। तो वो जो डिफेंडर खड़े होते हैं, फ्री किक्स में जनरली ये किया जाता है, तो वो डिफेंडर यहाँ खड़े होते हैं बॉल रोकने के लिए, उनके साइड से होते हुए बॉल ऐसे चली जाती है, और कभी कभी गोल भी हो जाता है उससे। तो मैग्नस इफेक्ट को एक बार स्टडी कर लेना,
ऐसे ही मतलब इसके एग्जांपल देख लेना यूट्यूब पे। सर हाँ बेटा। सर टोटली साइडवेज क्यों नहीं जाती, मतलब ये तो साइड हाँ जाके ये फिर साइड अंदर। जाके अंदर आ रही है उसका, बहुत बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। इसका रीजन ये होता है कि ये जो इफेक्ट होता है ना, ये हाफ वे डाउन द लाइन रिवर्स हो जाता है। इसका रीजन ये है कि जब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं ना, ये जो वेलोसिटी ज्यादा होके ये हो रहा है, तो वहां पे जो एयर की वजह से फ्रिक्शन है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा अब इसमें क्या है, अगर आप बहुत पास से ही काम करने की कोशिश करो, इमेजिन करो ये गोल पोस्ट है और आप ये काम 10 मीटर दूर से करने की कोशिश करो, तो आपकी बॉल ऐसे जाएगी, क्योंकि जो बाकी का पार्ट है वो तो पीछे जाके आना था, तो ये आप नहीं अचीव कर पाओगे। यही काम आप 50 मीटर दूर से करो तो आप इजीली अचीव कर लोगे, क्योंकि हाफ वे जाते जाते क्या होता है, ड्यू टू एयर का फ्रिक्शन जो लग रहा है यहाँ पर, जितनी ज्यादा स्पीड होगी एयर वहां से तेजी से निकलेगी, तो ज्यादा फ्रिक्शन भी तो लगाएगी ना वहां पे, जितनी तेज एयर की स्पीड होगी। तो हाफ वे डाउन जाते जाते ये इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो जितनी दूरी से आप ये शॉट लोगे, जितनी दूरी से ये शॉट लोगे, उतना आपके पास ये पूरा कर्व बनना जो होता है ना, ये पॉसिबिलिटी आ पाएगी। पास से लोगे तो आधा ही कर्व बनेगा जिसमें आपको बॉल सिर्फ दूर जाती हुई दिखेगी, इनफ दूरी से लोगे तो अंदर भी वापस आएगी, है ना। तो ये मतलब इसको सक्सेसफुली करने के लिए एक एक सर्टेन मिनिमम दूर से ये फ्री किक जो होती है वो मिलना जरूरी होता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किस्मत से ऐसा हो गया कि फ्री किक इतनी डिस्टेंस से मिल गई जहां से आप ये काम कर पाते हो, तो जो भी आपका केपेबल प्लेयर होता है जो ये काम कर लेता है उसी को वो किक दी जाती है, ठीक है जी। इनफैक्ट इसके ऊपर तो एक फिल्म का टाइटल है बेंड इट लाइक बेकहम, कभी किसी ने देखी है मूवी? एक मूवी है बेंड इट लाइक बेकहम, वो आधी हिंदी आधी अंग्रेजी टाइप है ना, लेकिन उसका जो टाइटल है वो बेसिकली वो डेविड बेकहम के उस टैलेंट के ऊपर है जो एक ज़माने में वो बहुत इजीली कर लिया करता था, और वो यही था कि वो इस तरह की किक मार के गोल कर लेता था, है ना। तो अगर आप डेविड बेकहम के गोल्स देखोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे गोल ऐसे मिल जाएंगे। एक और प्लेयर है, अगर आप उसे फॉलो करते हो कभी, रॉबर्टो कार्लोस, तो उसने भी ऐसे बहुत सारे गोल किए हैं, तो रिटायर हो गया, ठीक है जी। तो मैग्नस इफेक्ट एक दूसरा इफेक्ट हो गया जिसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज हम करते हैं। चलो एक वेंचुरी मीटर आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, इसमें थोड़ी सी मैथ्स लगानी है हमें, ये नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ना, इसी में इसी का एक कोरोलरी होता है, इसको टॉरिचेलिस थ्योरम कहते हैं, टॉरिचेलिस थ्योरम या लॉ कह देते हैं, टॉरिचेलिस लॉ है ना, लॉ। ये दो चीजें हम अगली बार पढ़ लेते हैं और हमारा फ्लूइड वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर सरफेस टेंशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर।